हेलो फ्रेंड, मैं आपको पुनः क्या नाम है वीडियो उपलब्ध कराने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, ये मैंने आपको केंद्रक नहीं पढ़ाया था। क्या नहीं पढ़ाया था? केंद्रक। इसी को अंग्रेजी में न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आप इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे। केंद्रक का उपयोग बहुत है। डीएनए भी पढ़ाऊँगा मैं आपको। डीएनए इसके बाद पढ़ाऊँगा, इसके बीच के बाद, तो आप आसानी से डीएनए और जीन और गुणसूत्र, क्रोमोसोम, क्या क्रोमोसोम या गुणसूत्र, तो याद रखिए कि डीएनए, जीन और क्रोमोसोम, ये को अच्छे से एक पर एक करके मैं तुमको बता दूंगा। तो मैंने ये क्या बताया कि न्यूक्लियस, केंद्रक क्या होता है, आप समझेंगे। केंद्रक क्या होता है? केंद्रक क्या होता है कि कोई भी कोशिका है, सपोज दैट क्या है, कोई भी कोशिका है, तो कोशिका जब कहलाती है जब उसमें क्या होता है, एक केंद्रक होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, बिना केंद्रक की कोशिका नहीं कहलाती है। तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ये सेल वॉल, ये क्या होती है, सेल वॉल होती है, और अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। अब ये क्या है, केंद्रक, न्यूक्लियस। तो इतना मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी खोज देखो, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने देखो कोशिका की खोज की थी, और इसने किसी खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो आप यहाँ समझ लीजिए। अब आते हैं, ये कहा मैंने भी आपको बता दिया कि ये कोशिका का मेन अंग होता है, कोशिकांग होता है, और कोशिका तभी कहलाती है जब ये केंद्रक पाया जाता है, और नहीं कोशिका नहीं कहलाती। तो आप यहाँ देखेंगे कोशिका की संरचना, केंद्रक की संरचना में देखेंगे कि आपको जैसी कोशिका होती है वैसे ही आपको ये देख लेते हैं। आप इसको बना लें, और बनाने के पश्चात इसको गौर से इसको देखेंगे। देखो मैं किस तरह से बना रहा हूँ, उसी तरह से आप भी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपका भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये। और देखिए, ये देखो मैंने बनाया, और देखते जाइएगा, आसानी से बन जाएगा। और ये देखिए, ये क्या है, इसको भी बताऊंगा। इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ER। लगभग सभी में ये फैला होता है, जाल की तरह बना सकते हैं आप इधर भी थोड़ा सा बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, और कुछ नहीं, आप एक तरफ भी बना सकते हैं। कुल मिला करके इतना हो गया। ये देखा मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये छेद है, छोटे छोटे इसमें भी छेद होते हैं, यहीं से डीएनए धकता है, निकलता है। तो ये देखिएगा, जब डीएनए क्या होता है, पतला हो जाता है, धागे के रूप में हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसे क्रोमेटिन बोलते हैं। ये क्या है, क्रोमेटिन। तो इस तरह से ये क्रोमेटिन हो गया, और क्रोमेटिन का पूरा जाल होता है। क्रोमेटिन एक प्रकार का डीएनए का पतला समूह होता है। ये क्या है, देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ध्यान रखना ये छोटे छोटे कण चारों तरफ से दिखाई देंगे। खुरदरा आप किसी बुक में देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देते हैं, ये दिखाई देते हैं। और ध्यान रखना ये भी दिखाई देते हैं, इसमें भी दिखाई देंगे, क्योंकि ये अंतःप्रदावी जालिका बोलते हैं। इनके वाह परत एक चिकनी होती है, एक खुरदरी होती है, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या करें मेरे पर बच्चे, इसमें भर दीजिए थोड़ा सा, क्या भर देते हैं, प्लाज्म भर देते हैं। अब इसे क्या कहें, नाम न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। तो आप देखिए संरचना, इसकी संरचना देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये है आउटर मेम्ब्रेन। क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर, समझ में आएगा सभी को। ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। हिंदी में क्या कहेंगे, वाह कला, क्या हो जाएगी, वाह झिल्ली। ये क्या हो गया, अंतः झिल्ली, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये क्या है, ER लिख लें, इसी कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्यावी जालिका। तो इस तरह से ये अंतःप्रद्यावी जालिका हो गई। देखो ये दो प्रकार की होती है, एक सॉफ्ट होती है, देखो खुरदरी होती है, सॉफ्ट SER होती है, एक RER रफ। देखो ये चिकनी वाली सतह होगी तो रफ होगी, और नहीं चिकनी होगी तो सॉफ्ट होगी, और ये रफ वाली जैसे
खुरदरी है, खुरदरी दिखाई दे रही थी, ये हो गई रफ, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे कि ये मेम्ब्रेन हमने बताया, मेम्ब्रेन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर या केंद्रक छिद्र। क्या बोलते हैं, केंद्रक छिद्र। अब अंदर क्या भरा हुआ है, अंदर ये है क्रोमेटिन, क्रोमेटिन हिंदी में भी इसी क्रोमेटिन ही बोलते हैं, क्रोमेटिन। और अंदर क्या भरा हुआ है, ये क्रोमेटिन कहाँ से निकल रहे हैं, देख रहे हो, ये क्या है, ये है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका बोलते हैं, ये क्या है, केंद्रिका। अब इसमें भरा क्या है, ये तो अभी तक देखा नहीं, तो लिखो, देखिए ये भरा रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसे कहते हैं केंद्रक द्रव्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझ लीजिए अच्छे से। इसकी खोज क्या की थी, इसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो इसकी खोज वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इन्होंने ये बताया था कि ये कोशिका का प्रमुख क्या होता है, अंग होता है, कोशिका का प्रमुख अंग होता है, और इसी के द्वारा कोशिका का संचालन संपन्न होता है। आप यह देखेंगे, इसकी संरचना देखते हैं तो इसमें दो कला होती है, वाह कला, अंतः। वाह कला थोड़ा खुरदरी होती है, क्योंकि देखो इसमें क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे ये राइबोसोम होते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये राइबोसोम की वजह से खुरदरेपन, छोटे छोटे राइबोसोम लगे होते हैं, इसमें राइबोसोम होते हैं। अब इन छिद्रों के बीच में देखो, ये कलाओं के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र। इन्हीं से प्लाज्मा बाहर किया जा सकता है हल्का, और DNA क्रोमेटिन के रूप में बाहर निकलते हैं। चलिए अब यहाँ छिद्र के बाद अंदर जाते हैं, तो ये क्या है, केंद्रिका होती है, इसी जो केंद्रिका होती है, तो इस केंद्रिका में देखेंगे कि एक घना पोर्शन होता है ब्लैक रंग का, और इसी के अंदर DNA निर्माण होता है, और DNA के द्वारा धीरे धीरे ये क्रोमेटिन के रूप में पतले पतले धागे के रूप में संरचना बनती जाती है, जाल के रूप में। हम उनको क्या कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म था, केंद्रक द्रव्य था। तो इसके अंदर एक पतला पतला धागे के रूप में संरचना दिखाई देती है, उसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। और यहाँ एक तरल पदार्थ होता है, जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य कहते हैं। तो इसकी संरचना को कितने भाग में विभाजित किया गया, 3 भाग में विभाजित किया। कौन कौन सी संरचना हो गई इसमें, आप तो सबसे पहले आप हो गई कला, क्या हो गई, कला मेम्ब्रेन्स। दूसरा नंबर क्या हो गई, केंद्रिका हो गई। और तीसरा नंबर हो गया क्या, प्लाज्म, केंद्रक द्रव्य। इस तरह से हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं। कला, 2 कलाएं होती है, वाह कला, अंतः कला। वाह कला खुरदरी, क्योंकि उसमें राइबोसोम लगे होते हैं। अंतर कला क्या होती है, चिकनी होती है। इन दोनों कलाओं के बीच में छिद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसी तरह से केंद्रिका एक घना हुआ पोर्शन होता है, इसी में DNA और RNA का निर्माण होता है, क्रोमेटिन बनता है। और ये केंद्रक द्रव्य क्या होगा, इन दोनों के बीच में देखो, केंद्रक है और ये कला के बीच में तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। इसी के द्वारा ये संपन्न होता है, लिक्विफिकेशन होता रहता है। तो कुल मिलाकर के ये क्या हुआ कि यहाँ से DNA भी बनते हैं। ये क्रोमेटिन पहले बनेंगे, क्रोमेटिन बनते हैं, फिर यही क्या करते हैं, क्रोमोसोम में बदल जाएंगे, क्रोमोसोम से फिर क्या निकलेंगे, DNA बनेंगे। इसी से क्या बन जाएगा, DNA बनेंगे, फिर RNA बनेंगे। तो इसी क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो इसके कार्य क्या होते हैं, केंद्रक के कार्य क्या होते हैं, केंद्रक के कार्य देखेंगे तो सबसे पहले देखो, केंद्रक के द्वारा ही कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। आप देखा होगा कि जब कोशिका विभाजन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियान माने क्या होता है, कैरियान का मतलब केंद्रक का विभाजन होता है। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, कोशिका का विभाजन होता है। तो इससे द्वारा ये होता है। दूसरा नंबर यह है, DNA RNA बनते हैं, DNA और RNA बनते हैं इसी से। तीसरा नंबर क्या होगा, क्रोमेटिन का निर्माण होता है, क्रोमेटिन। चौथा नंबर क्या होगा, इसी से क्या हो गया, कोशिका संचालित होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कार्य हो गए। इसी के द्वारा समस्त
समस्त कोशिकाओं के जो कोशिकांग होते हैं, अंग होते हैं, कोशिकांग को ये क्या करते हैं, सूचना प्रदान करने करते हैं, जिससे ये कोशिका आराम से जीवित रहती है, संचालित रहती है। कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया ये सब सारे बताए इन्हीं के द्वारा संपन्न होते हैं। डीएनए बनता है तो सोच लीजिए एक प्रकार का ये डीएनए जब इससे बन सकता है तो इससे शरीर का निर्माण भी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के नई कोशिका का निर्माण होना और क्रोमेटिन का निर्माण होना, कोशिका का संचालित करना, कोशिकांगों को सहायता प्रदान करना, ये सभी प्रकार के कार्य करती है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो प्रोवाइड करना।